शहर भारी बारिश में भीग रहा था। रात के किसी समय शुरू हुई बारिश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। अपनी मर्सिडीज कार के वाइपर को एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा था। शीशे के माध्यम से सामने का दृश्य बारिश की बूंदों से बार बार कट रहा था। रेडियो पर गजल की हल्की धुन तैर रही थी, लेकिन आदिल का सारा ध्यान सड़क पर था। एक बड़े बिजनेस मीटिंग के बाद वो अपने फ्लैट की ओर लौट रहा था। एक सफल उद्यमी के रूप में ऐसी रात की यात्राएं अब उसके लिए आम थीं। अचानक उसकी नजर उस दृश्य पर पड़ी। शहर की मुख्य सड़क के किनारे एक सुनसान बस स्टॉप पर कंक्रीट के फर्श पर एक महिला बारिश और ठंड की परवाह किए बिना सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। ठंड की वजह से उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। आदिल के मन में एक पल के लिए दया की लहर उठी। इस शहर में ऐसे दृश्य कोई नई बात नहीं थे। हर किसी की अपनी कहानी होती है। अगर हर किसी के पीछे पड़ जाए तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, उसने खुद से कहा। उसने कार की रफ्तार कम किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति थी जिसने उसे पीछे खींच लिया। उस महिला के चेहरे में कुछ परिचित सा था। जब कार की हेडलाइट की तेज रोशनी उस बस स्टॉप पर पड़ी तो उसने एक पल के लिए उसका चेहरा देख लिया। उसके सीने में बिजली सी कौंध गई। वही चेहरा। भले ही समय ने उस पर झुर्रियां डाल दी हों, लेकिन उन आंखों की गंभीरता अभी भी वैसी ही थी। यादों की किताब के धूल भरे पन्ने हवा में उड़ने लगे। उसका दिमाग 15 साल पीछे हाई स्कूल की 9वीं कक्षा के सी डिवीजन में चला गया। जमीला टीचर। उसके होंठ अनायास ही बुदबुदाए। क्लास के सबसे पीछे की बेंच पर बैठने वाला वो लड़का जो किसी से बात नहीं करता था, हमेशा बाहर की ओर देखता रहता था, उसकी सबसे ज्यादा डांट खाता था। जमीला टीचर ने उसकी खामोशी को अहंकार का नाम दिया था। फटे यूनिफॉर्म के लिए, दोपहर में खाने के लिए कुछ न होने की वजह से खेलने न जाकर, क्लास में बैठे रहने के लिए, सवालों का जवाब न देने के लिए कितनी बार टीचर ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। तुझसे कुछ नहीं हो सकता, टीचर के ये शब्द सालों से उसके मन में एक जलती चिंगारी की तरह सुलग रहे थे। आदिल की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर और सख्त हो गईं। एक पल के लिए पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। ये वो मौका था जो भगवान ने उसे दिया था। उस महिला ने, जिसने उसे तुच्छ समझा था, आज सड़क पर थी, बिना एक वक्त के खाने के। उसे अनदेखा करके कार को आगे बढ़ा देना चाहिए। यही समय का सबसे मीठा बदला होगा। उसका पैर एक्सेलरेटर पर और दब गया। कार आगे बढ़ने लगी, लेकिन रियर व्यू मिरर के जरिए उसने फिर से उस आकृति को देखा। बारिश में भीगी, ठंड से कांपती, असहाय एक मां। क्या उन आंखों में वही असहायता नहीं थी जो उसने एक समय में महसूस की थी? अगर भूख की तीव्रता उसे गरीबी ने सिखाई थी, तो अपमान का दर्द उसे इस महिला ने सिखाया था। लेकिन आज उनकी हालत उससे कहीं ज्यादा दयनीय थी। जब किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करने वाला ही सच्चा मोमिन है, बचपन में उसके अब्बा ने सिखाया था। चाहे कितना बड़ा दुश्मन हो, अगर वो असहाय है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आदिल के अंदर का इंसान जीत गया। बदले की चिंगारियों को उसने सहानुभूति के आंसुओं से बुझा दिया। उसने कार को सड़क के एक किनारे पर रोक दिया, पीछे की सीट से बड़ा सा छाता उठाया और कार से उतरकर उस बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ सालों का बोझ था। वो उनके सामने पहुंचा और छाता खोल दिया। जब बारिश की बूंदें उनके शरीर पर पड़ना बंद हुई तो उन्होंने धीरे से सिर उठाकर देखा। सामने छाता लिए खड़े एक अनजान नौजवान को उन्होंने संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी कीमती पोशाक और पीछे खड़ी कार ने उनकी आंखों में डर भर दिया। अम्मा, कहां जाना है? आदिल ने नरम स्वर में पूछा। उसकी आवाज बारिश के शोर में डूब गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन ठंड और भूख ने उनके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वो उनका साथ नहीं दे रहा था। डरिए मत, मैं मदद करने आया हूं। इस बारिश में यहां ऐसे बैठना ठीक नहीं है। मुझे कहीं जाने की जगह नहीं है बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। उन शब्दों में एक पूरी जिंदगी का टूटना समाया हुआ था। आदिल एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से उनके पास बैठकर पूछा, टीचर, आपको मुझ याद है? टीचर शब्द सुनते ही वो चौंक गईं। उन्होंने उस नौजवान के चेहरे को गौर से देखा। यादों के बीच कहीं छिपा हुआ एक चेहरा। मैं हूं आदिल, आपके क्लास का सबसे पीछे की बेंच पर बैठने वाला। जमीला टीचर की आंखें फैल गईं। यादों के पर्दे एक एक करके हटने लगे। सामने बैठा वही आदिल था जिसे वो हमेशा डांटती थी, अहंकारी कहती थी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता।
उनकी नजरें उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। अपमान के बोझ से उनका सिर झुक गया। सालों बाद जिस छात्र को उन्होंने सबसे ज्यादा अपमानित किया था, उसके सामने वो इस हाल में। बेटा, उनकी आवाज कांप गई। उनकी आंखों से गर्म आंसू बारिश के पानी के साथ बहने लगे। उठिए टीचर, आदिल ने उनके हाथ पकड़कर कहा। चलते हैं। कहां? उन्होंने असहाय होकर पूछा। मेरे घर। बाकी बातें वहां पहुंचकर करेंगे। इस ठंड में यहां रहना ठीक नहीं है। जमीला टीचर ने कुछ नहीं कहा। उनके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। अपमान के बोझ से थके हुए उस शरीर को आदिल ने सहारा देकर उठाया। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक उस आलीशान कार की अगली सीट पर उसने अपनी हार का प्रतीक रही टीचर को धीरे से बिठाया। कार फिर से शहर की सड़कों पर चल पड़ी। गजल की धुन अभी भी हल्की थी। बाहर बारिश बिना रुके बरस रही थी। अंदर भारी खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी में सालों पुराने अनकहे शब्दों का बोझ था। शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट परिसरों में से एक के बेसमेंट पार्किंग में आदिल की कार धीरे से उतरी। अपने लिए निर्धारित पार्किंग स्थान पर कार रोककर उसने इंजन बंद किया। एक पल के लिए बाहर बारिश की हल्की आवाज ही सुनाई दी। अपमान और थकान से जमीला टीचर सीट पर और सिकुड़ गईं। उनके गीले कपड़े कीमती लेदर सीट पर दाग छोड़ रहे थे। चले टीचर, आदिल ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब उसने उन्हें सहारा देकर उतारा तो जमीला टीचर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। आलीशान कारें कतार में खड़ी थीं, साफ सुथरा फर्श। उन्हें लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हों। प्राइवेट लिफ्ट से 14वीं मंजिल पर पहुंचते समय उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डोरबेल बजने पर दरवाजा खोलने वाली एक खूबसूरत युवती थी, आदिल की पत्नी फातिमा। देर रात अपने पति की प्रतीक्षा कर रही उसका चेहरा एक अनजान भीगी हुई महिला को देखकर हल्की हैरानी में बदल गया। आदिल, ये कौन है? उसकी आंखों में सवाल भरे थे। फातिमा, ये मेरी टीचर हैं, जमीला टीचर, आदिल ने शांत स्वर में कहा। मैं रास्ते में मिला, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। पहले अम्मा को कुछ सूखे कपड़े दे दो। फातिमा ने एक पल के लिए दोनों को बारी बारी से देखा। भले ही बातें स्पष्ट ना हों, लेकिन उस महिला की दयनीय हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आइए अम्मा, अंदर आइए। वे टीचर को एक कमरे में ले गए। आदिल की मां के पुराने लेकिन साफ कपड़े दिए। गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था की। जमीला टीचर को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। हर पल अपमान के बोझ से उनका सिर और झुक रहा था। नहाने के बाद सूखे कपड़े पहनकर बाहर आईं तो डाइनिंग टेबल पर उनके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी और सब्जी तैयार थी। इसे खा लीजिए अम्मा, ठंड है ना, फातिमा ने प्यार से कहा। जब जमीला टीचर ने एक चम्मच खिचड़ी मुंह में डाली तो उनकी आंखें भर आईं। कितने दिन हो गए थे इतने प्यार से एक निवाला उनके सामने आया था। वो गर्माहट पेट में उतरते ही आदिल के मन में एक और याद ताजा हो गई। 15 साल पहले दोपहर के खाने की घंटी बजी। क्लास के सारे बच्चे अपने अपने टिफिन लेकर बाहर भागे। आदिल अकेला अपनी बेंच पर बिना हिले बैठा रहा। उसके पेट में भूख की आग धधक रही थी। पिछले दिन रात का बचा हुआ खिचड़ी का पानी पीकर वो स्कूल आया था। घर में और कुछ नहीं था। दूसरों के टिफिन से बिरयानी और घी चावल की खुशबू उसकी भूख को और बढ़ा रही थी। उस दिन दोपहर के बाद गणित की क्लास थी। जमीला टीचर क्लास ले रही थी। भूख की वजह से बोर्ड पर लिखे अंक उसके दिमाग में नहीं घुस रहे थे। अनजाने में उसका सिर बेंच पर टिक गया। आदिल, उठ! टीचर की चीख सुनकर वो चौंक कर उठा। पूरी क्लास उसे देखकर हंस रही थी। घर से खाकर स्कूल आता है कि नहीं? पढ़ने आया है या सोने? ध्यान देने में रुचि नहीं है तो बाहर निकल। उसकी आंखें भर आईं। भूख की वजह से है टीचर। यह कहने के लिए उसकी जीभ नहीं उठी। अपमान के बोझ से वो सिर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन भूख से ज्यादा दर्द उन शब्दों का था। आदिल, क्या हुआ? फातिमा के सवाल ने उसे यादों से बाहर खींचा। उसकी आंखें हल्की नम थीं। कुछ नहीं, उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। जमीला टीचर ने खाना खा लिया था। उनके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। फातिमा ने उनके लिए सोने की व्यवस्था की। कमरे के गद्दे को देखकर वो एक पल के लिए रुक गईं। अपने बच्चों द्वारा घर से निकाले जाने के बाद पिछले कई दिनों से ठंडे फर्श और बस स्टॉप पर ही सोया था। कुछ चाहिए तो बुलाइएगा, कहकर फातिमा चली गई।
कमरे में आदिल और टीचर अकेले रह गए। भारी खामोशी। आदिल ने ही बात शुरू की। टीचर, क्या हुआ? आपके बच्चे कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही अब तक दबाए हुए सारे दुख एक टूटे बांध की तरह जमीला टीचर की आंखों से बहने लगे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। शब्द नहीं मिल रहे थे। आदिल उनके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, सांत्वना देने की कोशिश भी नहीं की। उस रोने का अंत होने देना चाहता था। कुछ देर रोने के बाद वो शांत हुई। लाल धुंधली आंखों से उन्होंने उसे देखा। उस नजर में पश्चाताप, असहायता और समय के हिसाब किताब का दर्द था। सब मेरी गलती थी बेटा, उन्होंने कांपती आवाज में शुरू किया। मैंने जो बोया वही अब काट रही हूं। आदिल ने उनके लिए एक गिलास पानी बढ़ाया। कांपते हाथों से उन्होंने उसे लिया और पी लिया। बाहर बारिश की तीव्रता कम हो गई थी। कमरे की खामोशी में केवल एस बड़ी ई की हल्की भनभनाहट थी। मेरा बेटा रिजवान, जमीला टीचर ने शुरू किया। उस नाम को सुनते ही आदिल के मन में एक हल्की सी तिरस्कार भरी याद जागी। क्लास की पहली बेंच पर बैठने वाला, हमेशा साफ कपड़े पहनने वाला, टीचर के हर सवाल का जवाब देने वाला, टीचर का चहेता रिजवान। वो मेरी दुनिया था, मेरा गर्व, मेरी उम्मीद। उसे पढ़ाकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरे पति की जल्दी मृत्यु हो गई थी, बेटियों की शादी कर दी और मेरा सारा ध्यान उसी पर था। वो होशियार था, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हमेशा आज्ञाकारी, प्यार से पेश आने वाला। जब मैं तुम सबको डांटती थी तो मेरे दिमाग में उसका चेहरा होता था। मैं चाहती थी कि सब वैसे ही बने जैसे वो। जब टीचर बोल रही थी, आदिल का दिमाग फिर से पुराने क्लासरूम में चला गया। रिपोर्ट कार्ड देने का दिन। हर बच्चे के माता पिता को बुलाकर टीचर उनके अंक बताती थी। आदिल की अम्मा की बारी आई। फटे साड़ी के पल्लू से सिर ढककर डरते डरते खड़ी उस गरीब औरत के सामने जमीला टीचर ने रिपोर्ट कार्ड मेज पर पटक दिया। इस लड़के से कुछ नहीं होगा, एक भी विषय में पास नहीं हुआ। ना ध्यान है, ना अनुशासन। मेरे क्लास के रिजवान से सीखने को कहो। उसके माता पिता को कितना गर्व होगा। ये लड़का तुम्हारे लिए भी बोझ बनेगा। उस दिन अपनी अम्मा की भरी आंखें देखकर आदिल का दिल टूट गया था। रिजवान की अम्मा के चेहरे की मुस्कान और टीचर की तारीफ के शब्द उसके कानों में शीशे की तरह चुभे थे। उस दिन उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन इस अपमान का जवाब देगा। वो पढ़कर इंजीनियर बना, दुबई में अच्छी नौकरी मिली। मैं बहुत खुश थी, मेरी सारी मेहनत रंग लाई, ऐसा मुझे लगा। जब वो गांव आता तो प्यार से पेश आता, तोहफे लाता। फिर उसकी शादी हो गई, शहर के एक बड़े घर की लड़की से। इसके बाद उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। जमीला टीचर रुकी और लंबी सांस ली। उसकी पत्नी के लिए मैं बोझ बन गई। मेरे पुराने तौर तरीके, मेरी बातें उसे पसंद नहीं थीं। हर बात में वो गलती निकालने लगी। मेरा बेटा पहले मेरे पक्ष में था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह उसकी तरफ हो गया। मेरी बातें उसे तंग करने लगी, मेरा होना उनके लिए परेशानी बन गया। एक दिन उसने मुझसे कहा, अम्मा, इस घर को बेचकर हमारे साथ दुबई नहीं चल सकती? मुझे खुशी हुई, अपने बेटे के साथ रह सकूंगी। मेरे नाम पर जो घर और जमीन थी उसे अच्छे दाम में बेच दिया। उससे मिला सारा पैसा उसने अपने बिजनेस के लिए ले लिया। फिर उसने कहा, वीजा मिलने तक तुम मेरी बहन के घर पर रहो। उनकी आवाज कमजोर हो गई थी। वो मेरी दुनिया था, मेरा गर्व, मेरी उम्मीद। उसे पढ़ाकर एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मेरे पति की जल्दी मृत्यु हो गई थी, बेटियों की शादी कर दी और मेरा सारा ध्यान उसी पर था। वो होशियार था, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हमेशा आज्ञाकारी, प्यार से पेश आने वाला। जब मैं तुम सबको डांटती थी तो मेरे दिमाग में उसका चेहरा होता था। मैं चाहती थी कि सब वैसे ही बने जैसे वो। जब टीचर बोल रही थी, आदिल का दिमाग फिर से पुराने क्लासरूम में चला गया। रिपोर्ट कार्ड देने का दिन। हर बच्चे के माता पिता को बुलाकर टीचर उनके अंक बताती थी। आदिल की अम्मा की बारी आई। फटे साड़ी के पल्लू से सिर ढककर डरते डरते खड़ी उस गरीब औरत के सामने जमीला टीचर ने रिपोर्ट कार्ड मेज पर पटक दिया। इस लड़के से कुछ नहीं होगा, एक भी विषय में पास नहीं हुआ। ना ध्यान है, ना अनुशासन। मेरे क्लास के रिजवान से सीखने को कहो। उसके माता पिता को कितना गर्व होगा। ये लड़का तुम्हारे लिए भी बोझ बनेगा। उस दिन अपनी अम्मा की भरी आंखें देखकर आदिल का दिल टूट गया था। रिजवान की अम्मा के चेहरे की मुस्कान और टीचर की तारीफ के शब्द उसके कानों में शीशे की तरह चुभे थे।
उस दिन उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन इस अपमान का जवाब देगा। वो पढ़कर इंजीनियर बना, दुबई में अच्छी नौकरी मिली। मैं बहुत खुश थी, मेरी सारी मेहनत रंग लाई, ऐसा मुझे लगा। जब वो गांव आता तो प्यार से पेश आता, तोहफे लाता। फिर उसकी शादी हो गई शहर के एक बड़े घर की लड़की से। इसके बाद उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। जमीला टीचर रुकी और लंबी सांस ली। उसकी पत्नी के लिए मैं बोझ बन गई। मेरे पुराने तौर तरीके, मेरी बातें उसे पसंद नहीं थीं। हर बात में वो गलती निकालने लगी। मेरा बेटा पहले मेरे पक्ष में था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह उसकी तरफ हो गया। मेरी बातें उसे तंग करने लगी, मेरा होना उनके लिए परेशानी बन गया। एक दिन उसने मुझसे कहा, अम्मा, इस घर को बेचकर हमारे साथ दुबई नहीं चल सकती? मुझे खुशी हुई, अपने बेटे के साथ रह सकूंगी। मेरे नाम पर जो घर और जमीन थी उसे अच्छे दाम में बेच दिया। उससे मिला सारा पैसा उसने अपने बिजनेस के लिए ले लिया। फिर उसने कहा, वीजा मिलने तक तुम मेरी बहन के घर पर रहो। उनकी आवाज कमजोर हो गई थी। मैं अपनी बहन के घर चली गई। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। उसका एक फोन तक नहीं आया। मैं फोन करती तो कई बार वो उठाता ही नहीं था। अगर उठाता तो व्यस्त हूं कहकर काट देता। बहन के घर में भी मुझे लगने लगा कि मैं बोझ बन रही हूं। आखिरकार एक दिन मैंने उसे फोन करके रोते हुए कहा, बेटा, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मुझे कहीं ले चलो। उस दिन फोन पर उसने जो कहा वही मुझे तोड़ गया। जमीला टीचर ने आदिल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक समंदर उमड़ रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप इस तरह परेशान क्यों करती हैं? आपके पास पेंशन नहीं है? उस पैसे से किसी वृद्धाश्रम में नहीं रह सकती? यहां हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके साथ आपकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। ये शब्द सुनकर आदिल का दिल कांप गया। उसने जो अपमान सहा था उससे कहीं बड़ा दुख ये मां सह रही थी। वहां और रहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उस घर से निकल आई। मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। फिर सड़क पर आ गई। हर रात मैं दुआ करती थी, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे ऐ खुदा। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। थकान और दुख ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। वो धीरे से उस बिस्तर पर टिक गईं। सालों से ठीक से न सोई उन आंखों ने धीरे धीरे बंद हो गईं। आदिल कुछ देर तक उस कमरे में बैठा रहा। सो रही जमीला टीचर के चेहरे को देखता रहा। समय कितना अजीब तरीके से हिसाब बराबर करता है। जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिस पर सारी उम्मीदें टिकी थीं, उसी बेटे ने उन्हें सड़क पर ला छोड़ा। और जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा अपमानित किया, जिसे कुछ काबिल नहीं समझा, वही आज उनकी शरण स्थली बना। उसके मन की बदले की चिंगारियां पूरी तरह बुझ चुकी थीं। उनकी जगह अब सिर्फ दया और समय के खेल पर हैरानी थी। वो बिना आवाज किए उठा और कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। बाहर फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। सब सुन लिया, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा बहुत बड़ा है, हर किसी को उसका हक अलग अलग तरीके से देता है। आदिल ने कुछ नहीं कहा। वह बालकनी की ओर चला गया। शहर की रोशनी के ऊपर आकाश साफ हो रहा था। उसके मन में एक फैसले की रोशनी पड़ने लगी थी। सुबह खिड़की से आती रोशनी आंखों पर पड़ने पर जमीला टीचर जागी। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहां हैं। नरम गद्दा, ठंडक वाला कमरा, हल्की सी खुशबू। धीरे धीरे पिछले रात की घटनाएं उनकी यादों में तैरने लगीं। बारिश, बस स्टॉप, आदिल का आना, ये आलीशान फ्लैट। वो जल्दी से उठ बैठी। शर्मिंदगी और अपमान ने उन्हें घेर लिया। आदिल और उसकी पत्नी का सामना कैसे करेंगी, यह सोच उन्हें परेशान करने लगी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आई तो घर शांत था। रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। वो उस ओर चली तो देखा कि फातिमा नाश्ता तैयार कर रही थी। जमीला टीचर को देखते ही वो प्यार से मुस्कुराई। टीचर, आप उठ गईं? अच्छे से सोईं? सोई बेटी, बहुत समय बाद उनकी आवाज कांप गई। मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई? ऐसा मत कहिए अम्मा, फातिमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा। इस घर को अपना घर समझिए। आप आदिल की टीचर हैं, यानी हमारी भी अम्मा है। उसी समय आदिल का 6 साल का बेटा रयान और 4 साल की बेटी आयशा नींद की खुमारी के साथ वहां आए। उन्होंने अनजान महिला को कौतूहल से देखा। अम्मा, ये कौन है? हमारी नई नानी, रयान ने मासूमियत से पूछा। यह सवाल जमीला टीचर के दिल में चुभ गया। नानी शब्द सुनते ही उन्हें अपने बेटे रिस्वान की याद आ गई। उनके अपने पोते पोतियों के लिए वो एक अनचाही चीज बन गई थी।
लेकिन यहाँ ये छोटा बच्चा कितने प्यार से उन्हें बुला रहा था। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। फातिमा ने बच्चों को गले लगाकर कहा, ये तुम्हारे अब्बा की टीचर थीं, अब हमारे साथ रहेंगी। बच्चों ने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। उन छोटे छोटे हाथों का स्पर्श जमीला टीचर के लिए छोटी मोटी सांत्वना नहीं थी। नाश्ते के बाद आदिल ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने फातिमा से कहा, टीचर अभी हमारे साथ रहें, उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। बाद में तय करेंगे कि क्या करना है, आप इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। फातिमा ने उसे हौसला दिया। आदिल के जाने के बाद जमीला टीचर उस घर में यूं ही बैठ नहीं पाई। वो फातिमा की मदद करने रसोई में चली गईं। बेटी कुछ करूं? कुछ नहीं चाहिए अम्मा, आप आराम करो। फातिमा ने प्यार से उन्हें रोक लिया, लेकिन यूं ही बैठना उनके लिए बोझ जैसा था, दूसरों की मेहरबानी पर जीने जैसा। वो हॉल में आकर बैठ गईं। तभी रयान अपने होमवर्क की किताब लेकर आया और फातिमा से कुछ सवाल पूछने लगा। फातिमा को उसे समझाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ये देखकर जमीला टीचर धीरे से उठकर उनके पास गईं। क्या सवाल है बेटा? नानी देखें। उन्होंने उसकी किताब ले ली। ये गणित का एक छोटा सा सवाल था। सालों तक हजारों बच्चों को पढ़ाने का वो ज्ञान उनकी नसों में था। उन्होंने उसे बहुत आसानी से समझा दिया। रयान को तुरंत समझ आ गया। उसने खुशी से उनके गाल पर एक चुम्मी दे दी। थैंक यू नानी। उस पल जमीला टीचर की आंखें फिर से चमक उठी। उन्हें पहली बार लगा कि वो बेकार नहीं है, इस दुनिया में उनकी अभी भी एक जगह है। ये उनके प्रायश्चित का पहला कदम था। शाम को जब आदिल लौटा तो फातिमा ने यह बात बताई। ये सुनकर आदिल को भी खुशी हुई। टीचर धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट रही थी। उस रात जब सब सो गए तो आदिल ने अपना लैपटॉप खोला। उसके मन में एक फैसला पक्का हो चुका था। जमीला टीचर को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए रिजवान से बात करनी होगी। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। उसने अपने पुराने स्कूल के पूर्व छात्रों के ग्रुप और सोशल मीडिया पर खोजना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उसे दुबई की एक कंपनी की वेबसाइट पर वो नाम मिला, -रिजवान अहमद, प्रोजेक्ट मैनेजर। साथ में उसका फोन नंबर भी था। आदिल ने वो नंबर अपने फोन में डाला। उसकी उंगलियां कॉल बटन की ओर बढ़ीं, लेकिन वो हिचक गया। क्या कहना है? कैसे शुरू करना है? आपकी छोड़ी हुई अम्मा मेरे पास हैं, ऐसा? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये एक फोन कॉल बहुत कुछ बदल सकता था। शायद ये एक नए तूफान की शुरुआत हो। उसने गहरी सांस ली और उस नंबर को देखता रहा। कॉल करना है या नहीं, इस उलझन में उसकी रात की नींद गायब हो गई। काफी आत्ममंथन के बाद आदिल ने वो फैसला लिया, कॉल करना ही होगा। सिर्फ जमीला टीचर के लिए नहीं, बल्कि उस पुराने अपमानित लड़के के लिए भी। उसने फोन उठाया और उस नंबर पर डायल किया। हर रिंग युगों जितनी लंबी लग रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से एक गंभीर लेकिन थोड़ी बेसब्री भरी पुरुष आवाज आई। हेलो, रिजवान अहमद बोल रहे हैं? आदिल ने पूछा। हाँ, बोल रहा हूं। आप कौन? मेरा नाम आदिल है। हम एक साथ स्कूल में पढ़े थे, 9वीं क्लास में। याद है या नहीं पता नहीं। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी। आदिल, नहीं, याद नहीं। इतनी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? आवाज में नाराजगी साफ थी। आदिल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने आज रात फोन किया क्योंकि एक जरूरी बात कहनी है। मैं कल रात किसी से मिला, आपकी अम्मा से, जमीला टीचर से। उन शब्दों के बीच की खामोशी भारी थी। रिजवान की आवाज का गंभीरपन एक पल के लिए कम हो गया। मेरी अम्मा? कहाँ? शहर के एक बस स्टॉप पर बारिश में भीगकर ठंड से कांपते हुए आदिल ने शांत लेकिन तेज स्वर में कहा। ओह! वो रिजवान की आवाज फिर से ठंडी हो गई। उसमें एक तरह का बचाव था। यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। अम्मा को शायद कभी कभी अकेले घूमना पसंद है। यह जवाब सुनकर आदिल के अंदर गुस्सा भड़क उठा। अकेले घूमना पसंद? रिजवान, अपने बच्चों द्वारा घर से निकाली गई एक औरत जिसके पास जाने की कोई जगह नहीं, सड़क पर भटक रही है, उसे आप पसंद कहते हैं? एक बेटे को अपनी मां को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। टीचर ने जो दर्द सहा उसका एक हिस्सा भी आपने नहीं जाना। मिस्टर आदिल। रिजवान की आवाज तेज हो गई। आप अपने आप को समझते क्या हैं? कुछ पैसा कमा लिया तो किसी को भी उपदेश दे सकते हैं? मेरी अम्मा की देखभाल मुझे आती है।
अगर स्कूल में आपके और मेरे बीच कोई समस्या थी तो इसे बदला लेने का मौका मत समझिए। बदला? आदिल हंसा। उस हंसी में दर्द और तिरस्कार था। अगर मुझे बदला लेना होता तो टीचर को उसी बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता। आपकी अम्मा मेरे घर पर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन एक बेटे के रूप में आपने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। टीचर ने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए न्योछावर की थी, ये इसके लिए नहीं था। आप मुझे नैतिकता सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से आकर अम्मा को ले जाऊंगा, तब तक वो वहां रहें। एक मदद की है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। रिस्वान के शब्दों में घमंड भरा था। इसके साथ ही आदिल का धैर्य टूट गया। अब आपको आने की जरूरत नहीं रिस्वान, आपकी अम्मा की देखभाल मुझे आती है। लेकिन एक बात याद रखिए, टीचर के नाम का घर और जमीन बेचकर जो पैसा आपने लिया, मुझे पता है वो किस लिए था। ये धोखा है। अगर आप एक बेटे की जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है तो इस धोखे का मैं कानूनी तरीके से सामना करूंगा। एक अच्छा वकील ढूंढ लीजिए। दूसरी तरफ पूरी खामोशी। कानूनी कार्रवाई की धमकी रिस्वान ने नहीं सोची थी। हेलो हेलो। आदिल ने फोन काट दिया। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। दुबई के आलीशान फ्लैट में बैठा रिस्वान फोन को देखता रहा। आदिल, ये नाम उसकी यादों के किसी कोने में धूल चढ़ा पड़ा था। वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। रिस्वान को पहली बार लगा कि चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। रिस्वान के साथ बातचीत ने आदिल के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। फिर भी वो शांत दिखने की कोशिश करता रहा। जमीला टीचर को यह बात बताकर परेशान करने की जरूरत नहीं, उसने फैसला किया। ये उसके और रिस्वान के बीच का हिसाब था। अगले कुछ दिन उस फ्लैट में शांति से बीते। जमीला टीचर धीरे धीरे उस घर का हिस्सा बन गई। उनके चेहरे का डर और अपमान धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह शांति और प्यार ने ले ली। फातिमा उन्हें अपनी मां की तरह मानती थी। उनके स्वास्थ्य और खाने का खास ख्याल रखती थी। टीचर की दुनिया अब रयान और आयशा थे। हर दिन शाम को स्कूल से लौटने वाले बच्चों का इंतजार वो दरवाजे पर करती थीं। उनके पढ़ाई में मदद करना उन्हें नई ऊर्जा देता था। गणित की जटिल राहों को आसान बनाकर समझाने में, मलयालम की कविताएं लय में पढ़ाने में उनकी आंखें सालों बाद फिर से चमक उठीं। उन्हें लगा कि वो अभी भी किसी एक दिन फातिमा को आश्चर्यचकित करते हुए जमीला टीचर रसोई में दाखिल हुईं। बेटी, आज मैं कुछ खास बनाऊंगी, पत्तीरी और चिकन करी। रिस्वान को यह बहुत पसंद था। पहली बार उन्होंने अपने बेटे के बारे में दर्द के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी उदासीनता के साथ बात की, जिसे सुनकर फातिमा को खुशी हुई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। हर मसाला डालते समय टीचर पुरानी यादें साझा करती। रिस्वान का बचपन, उसकी पसंद, उसकी जिद। उन यादों में अब बदले की कड़वाहट नहीं थी। उस रात जब सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, आदिल ने टीचर के चेहरे की ओर देखा। वह मुस्कुरा रही थीं। कई दिनों बाद पहली बार उनकी ऐसी सच्ची मुस्कान देखकर आदिल को लगा कि रिस्वान जैसे अहंकारी व्यक्ति इस मुस्कान के सामने कितने छोटे हैं। टीचर को पैसे या सुविधाओं की जरूरत नहीं थी, बल्कि प्यार और सम्मान की थी। ये आदिल ने समझ लिया। यह सोचकर कि उसका परिवार उन्हें ये दे पा रहा है, उसका मन भर आया। रिस्वान के साथ जो भी जंग हो, इस मुस्कान को हमेशा बरकरार रखना है, उसने मन ही मन ठान लिया। लेकिन उसी समय आदिल को बिना बताए दुबई में एक और तूफान के बीज बोए जा रहे थे। आदिल का फोन कॉल रिस्वान के जीवन का लय बिगाड़ चुका था। कानूनी कार्रवाई की धमकी ने उसकी नींद उड़ा दी थी। अपनी मां को छोड़ने वाले बेटे की बदनामी समाज में उसकी कीमत कम कर देगी, ये डर उसे सताने लगा। उसकी पत्नी ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द भारत जाकर मां को यहां लाना होगा, वरना यह समस्या हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आदिल नाम का कोई शख्स हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसके दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर ने रिस्वान को एक फैसले पर पहुंचाया। उसने अगली फ्लाइट के लिए केरल का टिकट बुक कर लिया। कुछ दिनों बाद एक शाम को आदिल के फ्लैट की कॉलिंग बेल बजी। फातिमा ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। आप कौन हैं? मैं रिस्वान। आदिल से मिलना है। उस नाम को सुनते ही फातिमा का चेहरा बदल गया। उसने अंदर की ओर देखकर आदिल को बुलाया। आदिल जब हॉल में आया तो उसने दरवाजे पर खड़े रिस्वान को देखा। फोन पर बात करने वाला वो अहंकारी रवैया अब उसके चेहरे पर नहीं था। इसके बजाय थकान और चिंता की छाया थी।
हॉल में बच्चों को पढ़ा रही जमीला टीचर आवाज सुनकर उठकर आईं। दरवाजे पर अपने बेटे को देखकर वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उनके हाथ कांपने लगे। मोना, रिस्वान, उनके होठों ने फुसफुसाया। रिस्वान जल्दी से अंदर आया और उनकी ओर बढ़ा। उम्मा, मैं आ गया हूं, आपको लेने आया हूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो उनके पैरों पर गिरने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीचर ने उसे रोक लिया। उनके चेहरे पर प्यार नहीं था, बल्कि सालों के अनुभव से मिली एक तरह की भावहीनता थी। मोने, तुम अब क्यों आए? तुमने तो कहा था न कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूं। वो सब गुस्से में कह दिया था। उम्मा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। चलो, हम दुबई जाएंगे, वहां आराम से जिएंगे। आ जाओ उम्मा। उसने उनका हाथ पकड़ा। आदिल और फातिमा चुपचाप एक तरफ खड़े थे। ये मां और बेटे का पल था। फैसला टीचर को लेना था। जमीला टीचर ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उनके दिमाग में दो तस्वीरें उभरीं। एक, बारिश में ठिठुरती हुई बस स्टॉप पर बैठी असहाय औरत। दूसरी, बच्चों के प्यार में खुशी तलाशने वाली, आत्मविश्वास हासिल कर चुकी नई जमीला। उन्होंने आंखें खोली। उनकी नजर पहले रिस्वान के चेहरे पर, फिर आदिल के चेहरे पर गई। उस नजर में क्या अर्थ था? क्या वो अपने बेटे के साथ वापस जाएंगी जिसने उन्हें छोड़ दिया था, या उस शिष्य के साथ रहेंगी जिसने उन्हें बचाया और प्यार दिया? फ्लैट की उस खामोशी में एक औरत के जीवन का सबसे निर्णायक फैसला होने वाला था। हॉल की खामोशी को तोड़ते हुए जमीला टीचर धीरे से बोलना शुरू की। उनकी आवाज में अब कोई कांपन नहीं था, बल्कि सालों के अनुभव से मिली एक दृढ़ता थी। मोने, रिस्वान, उन्होंने शांत भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई। तुम्हें अपनी गलती समझ में आई, ये मेरे लिए काफी है। एक मां को अपने बेटे को माफ करने में बस एक पल लगता है। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। रिस्वान के चेहरे पर राहत की मुस्कान खिल उठी। उसने उनके हाथ को और मजबूती से पकड़ा। तो चलो उम्मा, मैंने सब तैयार कर लिया है। लेकिन जमीला टीचर ने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। नहीं मोने, उन्होंने कहा, मैं नहीं जा रही। ये शब्द रिस्वान के कानों में बिजली की तरह गिरा। वो हक्का बक्का होकर अपनी मां को देखने लगा। क्या क्या कहा उम्मा? नहीं जाएंगी? क्यों? क्या इसने आपको धमकाया? उसकी उंगली आदिल की ओर उठी। उसके बारे में कुछ मत कहो। टीचर की आवाज में सख्ती थी। इसने मुझे सड़क से बचाया, मुझे आश्रय दिया, लेकिन मैं यहां उसकी मेहरबानी से नहीं रह रही। मुझे यहां एक सम्मानजनक जगह मिली है। मैं इस घर का हिस्सा हूं। उन्होंने फातिमा और खेल रहे बच्चों की ओर स्नेह से देखा। जानते हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? एक टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाना। वो खुशी मुझसे छिन गई थी, लेकिन यहां इन बच्चों को पढ़ाते समय, उनके साथ हंसते समय मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई है। जो मुझे बोझ नहीं समझते, जिनके लिए मेरी बात की कीमत है, उनकी संगत में मेरी खुशी है। ये मैंने अब समझ लिया है। उन्होंने रिस्वान की आंखों में सीधे देखा। अगर तुम मुझे प्यार से भी ले जाओ तो तुम्हारी पत्नी की नजर में मैं एक बोझ ही रहूंगी। उसके संसार में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां मैं इस घर की शान हूं। रिस्वान का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वो सोचता था कि उसकी एक पुकार पर उम्मा दौड़कर आ जाएंगी, लेकिन वो उसे उस सहपाठी से ज्यादा महत्व दे रही थी जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। तो यही बात है, उसने दांत पीसते हुए कहा। इसके पैसे और सुविधाएं देखकर उम्मा मुझे भूल गई, है ना? ये मुझसे बड़ा हो गया। मैंने उसके पैसे नहीं देखे मोने। जमीला टीचर की आवाज कांप गई। मैंने उसका दिल देखा। उस भूखे बच्चे की पीड़ा को मैं तब समझ नहीं पाई थी, लेकिन सड़क पर असहाय खड़ी एक औरत की पीड़ा को वो समझ सका। यही इंसानियत है, यही असली दौलत है। रिस्वान कुछ कह न सका। वो पूरी तरह हार चुका था। आखिरी बार उसने अपनी मां को देखा, फिर घृणा भरी नजरों से आदिल को देखा। ठीक है, अगर उम्मा को यही पसंद है तो ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना, तुम सब इसके लिए भुगतोगे। ये चिल्लाते हुए वो फ्लैट से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जमीला टीचर थक कर बैठ गईं। आदिल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। टीचर, परेशान मत होइए, आपका फैसला सही है। जमीला टीचर ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। तूफान थम गया था और उस घर में एक शांति छा गई। लेकिन आदिल का मन कह रहा था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।
रिजवान के जाने के बाद के दिन जमीला टीचर के लिए और ऊर्जावान थे, जैसे उनके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर भी अपने बेटे के लिए एक हल्की सी टीस उनके मन में बनी रही। एक दिन अचानक उनके फोन पर एक कॉल आया। ये उनकी बड़ी बेटी थी। रिजवान ने उसे फोन करके सारी बातें तोड़ मरोड़ कर बता दी थी। उम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? आदिल नाम के किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए आप इतना नीचे गिर गईं? रिजवान कितना दुखी है आपको पता है? समाज में हम सबका सिर झुक गया है, उसने इल्जाम लगाया। जमीला टीचर ने शांति से सब सुना। फिर बोली, बेटी अपने भाई से पूछो, जब उसने अपनी मां को सड़क पर छोड़ा था तब उसका सिर कहां था? जब तुम लोग मुझे ढूंढने नहीं आए तब तुम्हारा सिर नहीं झुका? जिन्होंने मुझे आश्रय दिया वही मेरे बच्चे हैं। अब मुझे तंग मत करना। उन्होंने फोन रख दिया। पहली बार वे अपने फैसले पर अडिग थीं। उस रात जब सब सो गए, जमीला टीचर को नींद नहीं आई। वे धीरे से उठी और बालकनी में खड़े आदिल के पास गईं। मोने, सोए नहीं? नहीं टीचर, बस कुछ सोच रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद टीचर बोली, आदिल मुझे तुमसे कुछ कहना है। सालों से मेरे मन में एक बोझ है। आदिल ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। उस दिन जब मैंने तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिया था, तुम्हारी मां के सामने मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया था। एक भूखे बच्चे के साथ मैंने ऐसा किया। एक शिक्षिका को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा अहंकार और अपने बेटे पर ज्यादा उम्मीदें मुझे ऐसा करवाया। भगवान ने मुझे इसके लिए कई तरह से सजा दी, लेकिन तुमने मुझे माफ किया। उनकी आंखें भर आई थीं। मुझे माफ कर दो मोने। आदिल का दिल उन शब्दों में पिघल गया। उसकी आंखें भी नम हो गईं। सालों से मन में बसे जख्म पूरी तरह ठीक हो गए। उसने उनके हाथ पकड़े। टीचर, वो सब मैं कब का भूल चुका हूं। सच कहूं, शायद आपके उस दिन के शब्दों ने मुझे जिद दी। कुछ बनने की ठान मैंने तभी ली थी। एक तरह से मेरी इस कामयाबी की वजह आप भी हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपका होना ही मेरे और मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। उन शब्दों ने जमीला टीचर को जो राहत दी वो बहुत बड़ी थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस नजर में गुरु और शिष्य के रिश्ते की सारी खूबसूरती थी। क्षमा, प्यार और प्रायश्चित का उजाला था। उस पल में दोनों ने जाना कि समय कोई जख्म नहीं छोड़ता और प्यार कोई दर्द नहीं जो ठीक न कर सके। अपमानित होकर उस फ्लैट से निकला रिजवान का मन गुस्से से जल रहा था। मां के अस्वीकार ने उसे गहरा जख्म दिया था। उससे भी ज्यादा आदिल के सामने खुद को छोटा महसूस करना उसे पागल कर रहा था। वो जानता था कि कानूनी तौर पर आदिल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मां की संपत्ति उसने उनकी सहमति से ही ली थी। आदिल की धमकी खोखली थी, लेकिन अगर बात कोर्ट तक गई तो उसका पक्ष कमजोर होगा। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना, आदिल की साख पर हमला करना। आज के दौर में किसी को बर्बाद करने का सबसे आसान हथियार सोशल मीडिया है, ये वो अच्छी तरह जानता था। दुबई लौटते ही उसने अपनी योजना शुरू कर दी। उसने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखी, मां के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी जोड़ी। मेरी प्यारी उम्मा जमीला टीचर, मेरी मां को याददाश्त की कमी और हल्की मानसिक बीमारी है। कुछ दिनों से वो गायब थीं। अब हमें खबर मिली है कि एक पूर्व छात्र होने का दावा करने वाला व्यक्ति हमारी पारिवारिक संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें बंधक बनाकर रखे हुए है। पैसे के लिए कुछ भी करने वाले इस व्यक्ति से मेरी मां को बचाने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। वो मुझे उनके अपने बेटे को उनसे मिलने भी नहीं दे रहा। कृपया इस पोस्ट को शेयर करें और अधिकारियों का ध्यान इस ओर लाएं। वो पोस्ट जंगल की आग की तरह फैल गई। रिजवान के दोस्तों और रिश्तेदारों ने इसे हाथों हाथ लिया। सबकी नजरों में आदिल खलनायक बन गया। जमीला टीचर को जानने वाले स्थानीय लोग और उनके पूर्व छात्र इस खबर से स्तब्ध रह गए। कई लोगों ने इस कहानी में अपने रंग जोड़े। आदिल को तो पहले से ही टीचर से चिढ़ थी, ये उसी का बदला है। टीचर की पेंशन का पैसा हड़पने के लिए ये ड्रामा है। पैसा देखते ही आदिल का असली रंग सामने आ गया। व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर आदिल के खिलाफ चर्चाएं जोर पकड़ने लगीं। उसके बिजनेस पार्टनरों और दोस्तों को शक भरे मैसेज आने लगे। आदिल का फोन लगातार बजने लगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के सवालों का जवाब देते देते वो थक गया। रिजवान के बुने इस जाल की गहराई उसे समझ में आने लगी थी। एक पल के लिए उसे डर हुआ कि क्या उसने बनाया बिजनेस साम्राज्य डगमगा जाएगा।
बाहर के इस तूफान से अनजान फ्लैट के अंदर जमीला टीचर अपने पोते पोतियों के साथ खुशी का एक छोटा सा संसार बना रही थीं। लेकिन आदिल और फातिमा के चेहरों की बेचैनी बता रही थी कि यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आदिल और फातिमा ने बाहर चल रही बदनामी को जमीला टीचर से छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। फातिमा की एक रिश्तेदार के फोन से टीचर को सारी बात पता चली। ये सोचकर कि उनकी वजह से आदिल और उसके परिवार को ऐसी बदनामी झेलनी पड़ रही है, वो टूट गईं। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है मोने, वो आदिल के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। मैं यहां से चली जाऊंगी, कहीं भी। आदिल ने उन्हें गले लगाया। टीचर, आप कहीं नहीं जाएंगी, यह आपकी गलती नहीं, रिजवान का नीच खेल है। हम इसका सामना एक साथ करेंगे। भागना हार मानने जैसा है। हम दुनिया को सच बताएंगे। उस रात आदिल ने अपने वकील से बात की। वकील ने रिजवान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की सलाह दी। लेकिन आदिल को लगा कि उससे बेहतर होगा कि सच को समाज के सामने लाया जाए। वो टीचर के कमरे में गया। वो अभी भी रोने की कगार पर थी। टीचर, उसने नरमी से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। रिजवान झूठ का खेल खेल रहा है। इसे हराने का एकमात्र तरीका सच है। क्या आप अपनी कहानी बिना किसी पर्दे के दुनिया को बताने के लिए तैयार हैं? उसने आगे कहा, अगर आपको तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर आप खुद बोलेंगी तो उसकी ताकत अलग होगी। डरिए मत, कुछ भी हो, मैं और ये परिवार आपके साथ है। जमीला टीचर ने एक पल के लिए आदिल के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में मिल रहे हौसले और समर्थन को उन्होंने देखा। उनके मन से डर का आखिरी कण भी गायब हो गया। सालों तक खामोश रही, अपमानित हुई उस औरत के अंदर एक योद्धा जाग रहा था। उनका चेहरा दृढ़ हो गया। आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं मोने। उनकी आवाज में एक नए शुरुआत का संकल्प था। मेरे बेटे ने जो खेल शुरू किया, उसका आखिरी शब्द मेरा सच होगा। आदिल के मन में राहत भर गई। उसने तुरंत अपनी पीआर टीम को बुलाया। अगले दिन शहर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्देश दिया। सच और झूठ की जंग के लिए मैदान तैयार हो रहा था। उस जंग का मुख्य हथियार एक ऐसी औरत के शब्द थे जिसे कभी खामोशी की वजह से अहंकारी कहा गया था। अगले दिन शहर का प्रेस क्लब पत्रकारों से खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। चैनलों के माइक तैयार थे। आदिल, एक युवा करोड़पति, अपनी मां को बंधक बनाकर रखने की खबर का सच जानने के लिए सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में आदिल, फातिमा और जमीला टीचर हॉल में दाखिल हुए। टीचर के चेहरे पर हल्का सा घबराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में डर की छाया नहीं थी। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी जिसमें एक शिक्षिका की सारी गरिमा झलक रही थी। आदिल ने बोलना शुरू किया, सभी को नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कई अफवाहें आपने सुनी होंगी। आज मैं यहां उस सच को आपके सामने लाने आया हूं। लेकिन ये सच मुझे नहीं, इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत मेरी प्यारी जमीला टीचर आपसे कहेंगी। उसने माइक उनकी ओर बढ़ाया। सभी कैमरे उनके चेहरे पर जूम हो गए। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। जमीला टीचर ने धीरे से बोलना शुरू किया। शुरुआत में उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन हर शब्द के साथ वो और मजबूत होती गई। मेरा नाम जमीला है। मैं एक सरकारी स्कूल से रिटायर शिक्षिका हूं। मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा बेटा रिजवान ही मेरी दुनिया था। मैंने उसके लिए जिया, अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसे पढ़ाया, बड़ा बनाया। वो एक पल रुकी, सभागार में हर चेहरे की ओर देखा। लेकिन शादी के बाद वो बदल गया। उसकी पत्नी के लिए मैं बोझ बन गई। आखिरकार मेरी आखिरी जमा पूंजी लेने के बाद उसने मुझे मेरी बहन के घर छोड़ दिया। फिर कोई खबर नहीं ली। आखिर में उसने फोन पर कहा कि मुझे तंग न करूं और किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। हॉल में हल्की सी खुसफुसाहट उठी। उस घर से मैं निकल गई। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं सड़क पर आ गई। भूख और ठंड सहते हुए एक बस स्टॉप पर असहाय बैठी थी। तभी भगवान ने मेरे सामने मेरे शिष्य आदिल को एक फरिश्ते की तरह भेजा। उसने मुझे अपने घर ले गया, मुझे अपनी मां की तरह संभाला। मेरी खोई हुई जिंदगी और आत्मविश्वास मुझे वापस दिया। उनकी आंखें नहीं भरी थीं। इसके बजाय उनके चेहरे पर सच की ताकत चमक रही थी। मेरा बेटा कहता है कि मुझे याददाश्त की कमी और मानसिक बीमारी है। ऐसा नहीं है, मुझे सब याद है।
उसने मुझसे कही हर बात, मेरे हर दर्द को मैंने याद रखा। आदिल ने मुझे बंधक नहीं बनाया, बल्कि मुझे आश्रय दिया है। जब मेरे अपने बेटे ने मुझे छोड़ दिया, तब मेरे उस शिष्य ने मुझे सहारा दिया जिसे मैंने कभी दुख पहुंचाया था। यही सच है। अब आप जो चाहें पूछ सकते हैं। जब उन्होंने बोलना बंद किया, हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सवालों की बाढ़ आ गई। हर सवाल का जवाब जमीला टीचर ने बिना हिचक स्पष्टता से दिया। उनके शब्दों की सच्चाई हर सुनने वाले के दिल को छू गई। उस मां के आंसुओं के सामने रिस्वान के बनाए झूठ के किले एक एक करके ढह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक तूफान खड़ा कर दिया। अगले दिन के अखबारों, ऑनलाइन पोर्टलों और चैनलों में जमीला टीचर की कहानी छा गई। सड़क पर छोड़ दी गई मां को सहारा देने वाला पूर्व छात्र, बेटे की क्रूरता को दुनिया के सामने लाने वाली एक मां, शीर्षक कई तरह के थे। जनता का रुख पूरी तरह बदल गया। सोशल मीडिया पर आदिल के खिलाफ उठा गुस्सा अब रिस्वान के खिलाफ रोष में बदल गया। उसकी फेसबुक पोस्ट के नीचे हजारों लोग उसे कोसते हुए कमेंट करने लगे। उसकी कंपनी के सोशल मीडिया पेजों पर भी विरोध की लहर उठी। यह खबर दुबई तक पहुंची। रिस्वान की कंपनी के मैनेजमेंट ने उससे जवाब मांगा। सहकर्मियों के सामने वो अपमानित हुआ, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसे दोष देने लगी। उसने जो नफरत बोई थी, वही अब उसे चुभ रही थी। केरल में आदिल के फ्लैट में राहत का माहौल था। जमीला टीचर को ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। सालों तक दबाए दर्द को दुनिया के सामने कहने से मिली आजादी को उन्होंने महसूस किया। आदिल की बिजनेस रेपुटेशन को और चमक मिली। उसकी इंसानियत की तारीफ में कई लोग उसे फोन करने लगे। एक शाम आदिल अपने फोन के साथ टीचर के पास आया। टीचर, ये देखिए। ये एक यूट्यूब वीडियो था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप। लाखों लोग इसे देख चुके थे। आदिल ने उनके लिए कमेंट्स पढ़े। इस मां को इंसाफ मिलना चाहिए। आदिल जैसे बेटे इस दुनिया का उजाला है। टीचर, आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हर कमेंट सुनते समय जमीला टीचर की आंखें खुशी से भर रही थीं। ये सोचकर कि वो अकेली नहीं है, उनके सच को एक बड़ा समुदाय समझ चुका है, उन्हें अपार हौसला मिला। उस रात बालकनी की कुर्सी पर बैठकर तारों को देखते हुए उन्होंने मन में कहा, खुदा, तू बड़ा है। इंसाफ की लहरें भले ही देर से आएं, लेकिन वे किनारे तक जरूर पहुंचती हैं। उनका मन समुद्र की तरह शांत था, जैसे तूफान थम गया हो। दुबई में रिस्वान का संसार उलट पुलट हो चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरों ने उसकी कंपनी में भी हलचल मचा दी। परिवार को महत्व देने वाले अरब मैनेजमेंट ने माना कि अपनी मां के साथ क्रूरता करने वाले व्यक्ति को ऊंचे पद पर रखना कंपनी की छवि के लिए नुकसानदेह है। आखिरकार उन्होंने उसे इस्तीफा देने को कहा। एक ही दिन में उसकी हाई पेइंग जॉब छिन गई। इसके साथ ही उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी दरारें पड़ गईं। समाज में अपमानित होने के बाद उसकी पत्नी का उसमें सम्मान खत्म हो गया। पैसे और रुतबे के बिना पति की उसे जरूरत नहीं थी। लगातार झगड़ों के बाद एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। जल्द ही तलाक का नोटिस भी रिस्वान तक पहुंच गया। जॉब, परिवार, संपत्ति, इज्जत, सब कुछ खोकर वो उस बड़े शहर में अकेला पड़ गया। आलीशान फ्लैट की तन्हाई में उसके अहंकार के किले पूरी तरह ढह गए। पहली बार उसने सच्चे मन से सोचना शुरू किया। अपनी नाकामी का कारण आदिल या उसकी मां नहीं, वो खुद था। उसके बचपन की यादें लहरों की तरह लौट आईं। मां की मेहनत, उसे बिना किसी कमी के पालना, उसकी पसंद की पत्तीरी और चिकन करी बनाकर प्यार से परोसना, हर याद उसके सीने में कोयले की तरह जल रही थी। पैसे और रुतबे के लिए उसने उस प्यार को भुला दिया था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो दिया था। उसके अंदर पश्चाताप की आग भड़क उठी। उसने फैसला किया, उसे भारत लौटना है। मां को वापस पाने के लिए नहीं, समाज में अच्छा बनने के लिए भी नहीं, बल्कि उनके पैरों में गिरकर सच्चे दिल से माफी मांगने के लिए। हो सकता है मां उसे माफ ना करें, फिर भी वो माफी मांगे बिना उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। बचे हुए आखिरी पैसों से उसने केरल की फ्लाइट पकड़ी। ये यात्रा उसके जीवन के सच्चे प्रायश्चित की शुरुआत थी। महीनों बीत गए। आदिल के घर में जमीला टीचर अब उस परिवार की मुखिया थीं। उनकी जिंदगी को नए मायने मिल चुके थे। आदिल ने उनके नाम पर एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया था, माइनस जमीला फाउंडेशन। इसका मकसद गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना था। इसकी देखरेख टीचर कर रही थी।
हर बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देते समय वो अपने पुराने शिक्षिका वाले जीवन को और सार्थक ढंग से जी रही थी। एक दोपहर फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम पर फोन किया। सर, कोई आपसे मिलने आया है। नाम रिस्वान बता रहा है। आदिल ने एक पल के लिए जमीला टीचर की ओर देखा। वो बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान जमा रही थी। उसने टीचर को बात बताई। वो नाम सुनकर उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसे अंदर आने दे, उन्होंने शांत स्वर में कहा। कुछ देर बाद रिस्वान लिफ्ट से उतरकर उनके सामने आया। वो महीनों पहले वाला अहंकारी नौजवान नहीं था। दाढ़ी बढ़ी हुई, शरीर सूखा, कपड़े मैले, पूरी तरह टूटा हुआ। उसने किसी की ओर नहीं देखा, सीधे जमीला टीचर के पैरों में गिर गया। उम्मा, मुझे माफ कर दो। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिरकर बिखर गए। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। जमीला टीचर ने धीरे से झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे उठाकर खड़ा किया, फिर अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंखें पोंछीं। रो मत मोने, उनकी आवाज प्यार से भरी थी। खुदा माफ करने वाला है। फिर एक माँ तो क्या, उठ। उन्होंने उसे गले लगाया। सालों की दूरी और दर्द उस एक गले मिलने में गायब हो गए। आदिल और फातिमा उस पुनर्मिलन को नम आंखों से देख रहे थे। 1 साल बाद जिंदगी अपनी सामान्य गति में लौट आई थी, लेकिन सभी में गहरे बदलाव दिख रहे थे। रिस्वान ने एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी थी। पुराने रुतबे का कोई निशान नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर पहले कभी न देखी गई शांति थी। हर हफ्ते वो आदिल के फ्लैट पर आता, माँ के साथ वक्त बिताता, उनकी दवाएं लाता, उनके साथ बालकनी में घंटों बात करता। उसने माँ को अपने साथ ले जाने या अपनी जिंदगी में बुलाने की कोशिश नहीं की। खोए हुए प्यार को वापस पाने वाले बेटे की भूमिका में वो संतुष्ट था। जमीला फाउंडेशन तब तक काफी बढ़ चुका था। टीचर की देखरेख में कई बच्चों को पढ़ाई में मदद मिली। फाउंडेशन के कार्यक्रमों में वो मुख्य अतिथि होती। उनकी जिंदगी की कहानी सुनने वालों के लिए प्रेरणा थी। सड़क पर छोड़ दी गई एक औरत से समाज को रोशनी देने वाली शख्सियत तक उनका सफर पूरा हो चुका था। एक ईद के दिन आदिल का घर रिश्तेदारों और दोस्तों से भरा था। बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी। घर के बीच में कुर्सी पर जमीला टीचर बैठी थीं। उनके चारों ओर रियान और आयशा खेल रहे थे। एक तरफ आदिल मेहमानों से बात कर रहा था, दूसरी तरफ फातिमा की रसोई में मदद करने के बाद रिस्वान एक बर्तन में बिरयानी लेकर मां के पास आया। उम्मा, थोड़ा खा लो, उसने प्यार से कहा। उन्होंने मुस्कुराकर वो लिया। उनकी नजरें एक साथ आदिल और रिस्वान पर गईं। कभी क्लासरूम में उन्होंने इन दोनों छात्रों की तुलना की थी। एक उनका प्रिय था, दूसरा नापसंद। आज समय ने सारे समीकरण बदल दिए थे। दोनों अब उनके लिए एक जैसे प्रिय बेटे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी ने एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया हो। पैसा और रुतबा नहीं, प्यार, क्षमा और एक दूसरे का सहारा बनने वाले रिश्ते ही असली दौलत हैं, ये समय ने उन्हें सिखाया था। आकाश में ईद का चांद चमक रहा था। उस चांदनी की शांति में, रिश्तों की गर्माहट में वो परिवार एक नई जिंदगी का जश्न मना रहा था।